जी साथियों, इस बार आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है कि आपके इंटरमीडिएट परीक्षा की। तो भैया आपके लिए हम जो है एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बताऊंगा, समझिएगा। यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आया हूं, इसीलिए लिख दिया है बिहार इंटर परीक्षा 2025 केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन, यानी 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो इससे आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। शुरू से अंत तक देखिए, इसको रट जाइएगा पूरा एकदम। तो ऑब्जेक्टिव है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, यानी अभी हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेशन, और जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर आपको पूछेगा मोलरता, ध्यान दीजिए, मोलरता से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो मोलरता सबसे पहले इकाई पूछेगा कि मोलरता की इकाई क्या होती है। मोलरता की क्या पूछेगा बोलो तो इकाई। मोलरता को पहले यूनिट पूछेगा कि मोलरता की इकाई क्या होती है, तो क्या बोलोगे मोल प्रति लीटर। क्या बोलोगे मोल प्रति लीटर। और मोलरता जो है ना भैया ताप पर निर्भर करता है, याद रखना मोलरता ताप पर निर्भर करता है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। तीसरा मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता को कैपिटल एम से लिखा जाता है और मोलरता का फॉर्मूला होता है WA गुना 1000 बटे MA गुना V इन ml। ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है। यानी जब भी मोलरता से क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहां मोलरता से रिलेटेड। या पूछ देगा मोलरता क्या है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये मोलरता का पहला क्वेश्चन समझ गए, मोलरता का आ गया। इनका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान दीजिएगा लिंक, और वहां से डाउनलोड करिएगा। अगर आपको मोललता से क्वेश्चन आएगा यानी मोलैलिटी, ध्यान देना भैया, मोलैलिटी से क्वेश्चन आएगा कि मोलैलिटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वही पहला बात तो वही इकाई पूछेगा। और याद रखना मोलैलिटी का इकाई होता है मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। हाँ, उसके बाद मोललता ताप पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। और मोललता का फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, m बराबर WA गुना 1000 बटे MA गुना WB इन ग्राम। ये बात याद हो गया। बताओ मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर, मोललता की इकाई मोल प्रति केजी। मोलरता ताप पर निर्भर करेगा लेकिन मोललता ताप पर निर्भर नहीं करेगा। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है WA गुना 1000 बटे MA गुना B, लेकिन मोललता का फॉर्मूला क्या होता है WA गुना 1000 बटे MA गुना WB। जहां भी है आयतन है वहां पर WB हो जाएगा मोललता में। उसके बाद आपको यहां से पूछा जा सकता है मोल प्रभाज। ध्यान दीजिए, ये जो मोल प्रभाज है इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना भैया, भाई ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यही सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही कम समय का वीडियो है, बहुत लंबा भी नहीं खींचेंगे, और 20 ऑब्जेक्टिव हम आपको यहां से पूरा देते हैं। देखिए पहली बात तो मोललता को मोल प्रभाज को x से लिखा जाता है। यह मोल प्रभाज क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। एक अवयव के मोलों की संख्या और कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक अवयव के मोलों की संख्या और कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। चूंकि भैया ये अनुपात होता है इसीलिए याद रखना इसका कोई इकाई नहीं होती है। इकाई पूछेगा तो बोलना नो यूनिट, इसका कोई इकाई नहीं होता है और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोल प्रभाज भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका दूसरा भी नाम होता है मोल अंश। मोल प्रभाज का दूसरा नाम क्या होता है मोल अंश। याद रखना ये ताप पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद आ जाओ, जब आप विलियन बनाते हैं तो विलियन में 2 चीज रहता है, याद रखना 2 चीज रहता है। जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन हम लोग के सिलेबस में द्विअंगी विलियन के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसना, द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब हुआ द्वि जोड़ अंगी, द्वि का मतलब हुआ 2, अंगी मतलब हुआ अवयव, जिसमें 2 अवयव रहता है उसको हम लोग द्विअंगी विलियन कहते हैं। और विलियन में 2 चीज रहेगा, कौन 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 कौन, तो एक कहिएगा विलय होगा, एक होगा आपका विलायक होगा। समझना भाई मेरे,
विलय को हम लोग इंग्लिश में सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूट। और इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना कि विलायक का काम होता है घुलाना। विलायक का काम क्या होता है? घुलाना, यानी घुलाना, ये घुलाता है। और इसका काम होता है घुलना, घुलना। कुछ विलय के पूछेगा इनमें से कौन विलय है, तो विलय के उदाहरण जैसे जो घुल जाएगा, जो भी घुल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं विलय। एग्जाम कम समय है, पूरा एकदम रट जी एग्जाम समय में। एक वीडियो हम स्पेशल लेकर आ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। नहीं भी पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में पास करवा दूंगा, एक वीडियो मेरा स्पेशल आएगा, उसको जरूर देख लेना। अब देखो भैया, जैसे यूरिया का फॉर्मूला पूछ देगा, यूरिया विलय है, NH2CO NH2 ये विलय है। ग्लूकोज पूछ देगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। चाहे आपको सुक्रोज पूछेगा तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। अगर कोई नमक का फॉर्मूला पूछेगा NaCl, ये सब हम आपको विलय के उदाहरण बताएं। किसके? विलय के, सोल्यूट का उदाहरण है। तो ताप पर निर्भर पूछेगा इनमें से कौन ताप द्वारा प्रभावित होता है, तो ताप द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ताप द्वारा प्रभावित, तो ताप द्वारा जो हमारा प्रभावित होता है वो कौन कौन है, तो एक आपका है मोलरता, मोलरता ताप पर निर्भर करेगा, और दूसरा है नॉर्मलता। याद रखना, मोलरता और नॉर्मलता ताप पर निर्भर करेगा। इसके अलावे जो भी आपको दिखेगा कहना ये तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर निर्भर बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद आ जाओ भैया, उसके बाद ये आ जाओ कि अगर हम लोगों को पूछेगा अनुषंग गुणधर्म के बारे में, ध्यान दीजिएगा, अनुषंग गुणधर्म या अनुषंग गुण इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो याद रखना किसी तनु विलयन का एक गुण होता है, एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। तो भैया अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पूछेगा अनुषंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो कहना विलय के कणों की संख्या पर, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो भैया ये 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों का नाम मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला है वाष्प दाब का, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है बोलो? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा क्या है भाई मेरे? क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है मेरा हिमांक का अवनमन। क्या बोलोगे? हिमांक का अवनमन। क्या बोलोगे? हिमांक का अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। कौन दाब? परासरण दाब। तो बोलो भैया कौन कौन है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। अब किसको किससे सूचित किया जाता है ये भी आपको याद रखना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को डेल PS से सूचित किया जाता है, क्वथनांक उन्नयन को डेल TB द्वारा सूचित करते हैं, हिमांक अवनमन को डेल TF द्वारा सूचित करते हैं और परासरण दाब को पाई द्वारा सूचित करते हैं। याद रखना ये बात। उसके बाद आपको यहां पर वांट हब गुणक पूछेगा, और वैसे भी जान लो समपराशरी विलयन के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। समपराशरी विलयन, कौन विलयन? समपराशरी, समपराशरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसका परासरण दाब समान हो। क्या हो भैया? परासरण दाब। परासरण दाब को हम लोग लिखते हैं पाई, और पाई का फॉर्मूला होता है याद रखना CRT, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, यही परासरण दाब का फॉर्मूला होता है। पूछेगा इनमें से कौन परासरण दाब को व्यक्त करता है, तो बोल देना पाई बराबर CRT। और C है मोलर सांद्रण, R है गैस स्थिरांक, T है ताप। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा, पूरा याद रखना। हम ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इस थ्योरी बता रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव घुमा के भी पूछ सकता है। हम चाहते तो ऑब्जेक्टिव सीरीज बना लेते PDF और इनको बताते बता इनमें से कौन ताप द्वारा प्रभावित करिए, ये ऐसे जरूरी नहीं है। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं ताकि अगर पूछ देगा इनमें से कौन अनुषंग गुणधर्म है, अगर नाम दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सिंबल भी दिया हुआ हो सकता है। एक यहां से आपको क्वेश्चन आएगा वांट हब गुणक से रिलेटेड, ध्यान दीजिए। वांट हब गुणक, वांट हब गुणक यानी वांट हब फैक्टर को I से लिखते हैं। I का मान पूछेगा। I का मान देखो भैया, चाहे ग्लूकोज रहे, ध्यान दो, ग्लूकोज रहे, यूरिया रहे, चाहे सुक्रोज रहे, मतलब जिसका जल अपघटन नहीं होगा
उसके लिए I बराबर 1 बोलना। I बराबर क्या बोलना? 1। ना ही संयोजन होगा इसका और ना ही वियोजन होगा। ना ही संयोजन और ना ही वियोजन, ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा, तो इसका I बराबर हो जाएगा 1। अगर संयोजन है, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन के लिए I का जो मान होता है 1 से कम होता है। I का मान 1 से कम होता है, 1 से कम, यानी I का मान जो है 1 से कम होगा, 1 से कम होगा ऐसे। अगर वियोजन है, वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन के लिए I का जो मान होगा, I का जो मान होगा भैया 1 से ज्यादा होगा, 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लो NaCl है और उसका पूछेगा कि NaCl में बताओ I का मान कितना होगा, तो Na कितना है? 1, Cl है 1, तो I बराबर बोल देना 1 + 1 बराबर 2। अगर मान लो K2SO4 को तोड़ना है, इसका नाम है पोटासियम सल्फेट। क्या नाम है? पोटासियम सल्फेट। तो भैया इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका I बराबर लिखेंगे 2 प्लस पूरा सल्फेट 1 मोल है, 2 + 1 बराबर 3। समझ गए? अब ध्यान दो भैया, यहां पर तो ये I बराबर निकालने सीख गए, लेकिन इससे रिलेटेड यहां क्वेश्चन पूछता है इनमें से किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिक होगा, किसका क्वथनांक का उन्नयन कम होगा। तो याद रखना जिसका I का मान, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए A B C D, KCl दे दिए, K2SO4 दे दिए, ग्लूकोज दे दिए और सुक्रोज दे दिए, ठीक है, या फॉर्मूला दिया जा सकता। पूछेगा इनमें से किसका क्वथनांक का, और सांद्रण भी दिया हो सकता है कुछ भी 0.002 मोलर, तो इनमें से किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होगा। तो आपको I का मान देखना, I का मान अगर ज्यादा होगा कहीं तो क्वथनांक का उन्नयन भी ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर I निकालोगे 1 + 1, I बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, यहाँ I हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3, यहाँ ग्लूकोज के लिए या सुक्रोज के लिए 1, तो I का मान 3 इसमें ना है, तो आंसर ये हो जाता है K2SO4। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो इसी तरह जो है प्रत्येक चैप्टर में जितना बात बताए हैं इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको आना है इस चैप्टर से, और इसी को आप पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव के लिए भी हम लेकर आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए प्रत्येक चैप्टर में टोटल अभी 16 वीडियो आपका आ रहा है, और 16 वीडियो 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। 2 दिन में कितना वीडियो? 16 वीडियो अपलोड होगा। 16 वीडियो को देखना है और फिर इसके बाद हम नया वीडियो लेकर फिर आ रहे हैं। बस जुड़े रहना, बने रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।